नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। कल से रेलवे ग्रुप डी का पेपर शुरू है मेरे दोस्त। और दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपकी वाकई में तैयारी है इस पेपर को देने के लिए। क्या आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की जॉब आप डिजर्व करो? आपने इतनी मेहनत करी है। देखो, बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे बहुत मेहनत से रेलवे ग्रुप डी को पढ़ाया और रेलवे ग्रुप डी की इस एग्जाम में बच्चों को इतना पर्याप्त समय मिला जिसकी जरूरत थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने ना उस जोश से उस मन से पढ़ा जिस मन से पढ़ना चाहिए था, है ना। इसमें पूर्णतः आपकी गलती। अभी भी कुछ बच्चे ठंडे पड़े हुए कि हमारा पेपर तो लास्ट में होएगा, दिसंबर या जनवरी में, बाद की डेट मिल जाए तब पढ़ेंगे। बेटा, जो काम साल भर में नहीं हुआ वो 10 15 20 दिन में क्या खाक कर लोगे तुम? ठीक है ना। अगर तुमको थोड़ा बहुत समय मिल भी गया है तो आप ये मत सोचो कि आप लकी हो। आप ये समझो कि रेलवे वाले आपको बेगैरत, है ना, बिल्कुल कबाड़ समझ रहे हैं कि आपको एंड में फेंक दिया कि इस गधे से क्या ही होगा। ठीक है जी। ऐसा समझो। तो दोस्त, बड़ी दया आती है मुझे बच्चों पे, क्योंकि मेहनत उन्होंने कुछ करी नहीं, पढ़ाई उन्होंने कुछ करी नहीं। जो कीमती समय पढ़ना था उसको उन्होंने किसमें खराब किया? कोर्ट की न्यूज देखने में कि आज कोर्ट केस में क्या हुआ, अब क्या चल रहा है ना। खूब मजा लिया, फुल मजा लिया मेरे भाई। अब रेलवे का भी आपका मजा लेने का टाइम है। जब आप अपने सामने देखोगे कि जब रेलवे ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी और यही लड़के, यही गरीब फैमिली से जो है लड़के निकले हुए जाके स्टेशन पे अपनी रील्स बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, अपनी सफलता की जर्नी को दिखाएंगे, तब तुम्हारा खून फूकेगा। क्योंकि 32 साल लड़के जब सोशल मीडिया पर अपनी सफलता स्टोरी जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी डालेंगे, उस दिन तुम्हारे आग लग जाएगी। ये हकीकत बात है, समझ में आएगी नहीं? ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। अगर कोई बच्चा नौकरी पाता है, बच्चे की मेहनत है, नहीं पाता यानी कि वो दुष्ट, वो राक्षस, खूब टाइम की बर्बादी किया है। यही सत्य है। ठीक है जी। देखो, हमने तो खूब मेहनत से पढ़ा, हमने कोई कसर छोड़ी नहीं। एग्जाम भी अब आपका हो रहा है और बढ़िया तरीके से टीसीएस पेपर करवा रही है। इसके अलावा तो कोई और दूसरी हिंदुस्तान में कंपनी है नहीं जो आपका पेपर सही से ले पाए। ठीक है। और एक ही पेपर आपका होना है और बहुत सारी शिफ्ट में पेपर, लगभग 100 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। ठीक है, तो इतने मतलब हर शिफ्ट में थोड़े थोड़े बच्चे रहेंगे, पेपर भी ठीक से होएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और सबको पता है कि 80% पेपर प्रीवियस ईयर का आने वाला है। उसके बावजूद भी आप ना पढ़ो तो भैया कलंक तो है ही आप पे, डबल कलंक लगा लो माथे पे। चलिए, तो अब मैं जो है एग्जाम की डेट चूंकि नजदीक है, रेलवे ग्रुप डी 2025 का अपना 5वां एग्जाम पेपर सॉल्व करवा रहा हूं गणित का। ठीक है जी। अब आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। अब जो हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा उस पर बेस्ड जो हम एनालिसिस करवाएंगे उसके बाद से। ठीक है जी। चलिए शुरू करें। आप हमारे इसी चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो मैंने तो मैथ्स के 10 तो पहले टेस्ट करा दिए थे, 5 और करा दिए। और हमने अपनी पूरी टीम को भी काम पे लगा दिया। उन्होंने रीजनिंग के भी, जीएस के भी, साइंस के भी फुल आपको अच्छी तरीके से रिवीजन कराया प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, ये क्लास आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले सवाल से। अच्छा पेपर बनाया मैंने आज का। लेवल जो है मॉडरेट है। 25 में से अगर आप 20-21 सवाल भी कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया मानी जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल दिख रहा है आपको। टैंक, द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स। भाई, एक टैंक को अलग अलग जो है समान प्रवाह वाले 3 पाइपों से भरा जाता है। ठीक है, जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वो टैंक को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा पाइप अकेले इसे भरने में लेता है। मान लीजिए भाई, एक टैंक को भरने में 3 पाइप यूज होते हैं, उनको मैं नाम दे देता हूं बच्चों, ए, बी और सी। सही बात है। सवाल ये कह रहा है यहां पे कि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, टैंक को उतनी अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा पाइप अकेला भरता है। यानी कि तीसरा पाइप अकेला टैंक भरने में उतना ही समय लेता है जितना पहले 2 पाइप ए और बी मिलकर लेते हैं। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल है फिर आगे, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 15 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। यानी कि दूसरा जो पाइप है पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से भरता है। ठीक है, यट 12 आवर स्लोअर देन दी थर्ड पाइप। ठीक है, लेकिन तीसरे पाइप से 12 घंटे स्लो भरता है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा पहले पाइप को टंकी भरने में कितना समय लगेगा अकेले। ठीक है जी।
तो यहां जो बात बोलेगी किसके बारे में बोलेगी, दूसरे पाइप के बारे में, कि दूसरा जो पाइप है पहले पाइप से क्या है 15 घंटे स्लो है, ठीक है भाई, और दूसरा जो पाइप है वो तीसरे पाइप से 12 घंटे धीमी गति से भरता है, यानी कि दूसरा पाइप तीसरे पाइप से 12 घंटे ज्यादा लेता है। यही तो हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत? तीसरा ये दोनों ही स्टेटमेंट दूसरे पाइप के बारे में बोला गया कि दूसरे पाइप पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से भरता है, यानी कि 15 घंटे कम समय लेता है, और यही दूसरा पाइप तीसरे पाइप से 12 घंटे धीमी गति से भरता है। समझ में आया? तो मान लो जी कि जैसे तीसरा पाइप टंकी भरता है टी घंटे में, ठीक है भैया, तो फिर दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप से 12 घंटे धीमी गति से भरता है, तो दूसरा पाइप कितने समय में भरेगा, टी प्लस 12 घंटे में। आप बोलोगे हाँ जी कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप बताइए जो सेकंड पाइप है पहले पाइप से 15 घंटे स्लो है, समझ में? यानी कि सेकंड पाइप पहले पाइप से 15 घंटे, सॉरी स्लो नहीं है, हाँ सेकंड पाइप जो है वो पहले पाइप से 15 घंटे फास्ट है, यहां पे ध्यान सुनिएगा, क्विकर, 15 आवर्स क्विकर देन दी फर्स्ट पाइप। दूसरा पाइप पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से भरता है। तो अगर मैं इस बात को उल्टा कहूं तो कैसे कहूंगा कि पहला पाइप दूसरे पाइप से 15 घंटे ज्यादा समय लेता है टंकी भरने में, उल्टी बात ऐसे ही तो कहूंगा। अगर मैं इस बात को उल्टा कहूं तो मैं ये कहूंगा कि पहला वाला जो पाइप है दूसरे वाले पाइप से टंकी भरने में 15 घंटे ज्यादा लेता है, यानी कि दूसरा पाइप अगर टी प्लस 12 घंटे ले रहा है तो फिर पहला कितना लेगा, टी प्लस 12 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, टी प्लस 27 घंटे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है भाई, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आप मुझे बताइए भाई साहब कि यहां से टी की वैल्यू क्या आएगी फिर? भाई ये तो बहुत स्पेशल सवाल है, स्पेशल कॉन्सेप्ट। भाई यहां पाइप सी का तो कोई मतलब है ही नहीं, है तो ए प्लस बी के बराबर है, पाइप ए टी प्लस 27 ले रहा है, बी टी प्लस 12, दोनों मिलकर ले रहे टी घंटे, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 27 गुणा 12, 27 गुणा 12 कितना आएगा, 324, 324 का अंडर रूट यानी कि 18 घंटे। तो इस सवाल का आंसर 18 घंटे नहीं है। अगर सवाल में पूछा होता कि तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय भरेगा तो आंसर क्या आता, 18 घंटे। लेकिन सवाल में पूछा है पहले पाइप को टंकी भरने में कितना समय लेगा, तो पहला पाइप लेगा भैया टी प्लस 27, टी की वैल्यू 18 है तो 18 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 45। तो पहला पाइप अकेले टंकी भरने में 45 घंटे लेगा। इस सवाल का ऑप्शन गलत है, ठीक कर लीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 45 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बहुत स्पेशल सवाल है रेलवे का, इसकी लैंग्वेज भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। यहां कॉन्सेप्ट लगना है टी बराबर रूट ए बी। ठीक है बच्चों, आगे चलते अगला सवाल। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 6 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 1604 है, तो आपसे पूछा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये अलजबरा का फेमस सवाल है भाई। यहां पे ये दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं और क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये फॉर्मूला लगेगा। इसका कौन सा फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों के टर्म में, इन दोनों की टर्म में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आप सवाल कर पाओगे क्या, नहीं। फॉर्मूला याद है तो केवल इसमें आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये कितना दिया है सवाल में, 1604 रख दिया, माइनस 3x वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ही तो पूछा है आपसे, बराबर राइट साइड में क्या आएगा बताओ बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 11 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 का स्क्वायर 121 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है, माइनस का 6, तो यहां एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 6 की माइनस 3 में गुणा कितना आ जाएगा, प्लस का 18 हो गया। तो 121 प्लस 18 कितना आ गया भाई साहब, 139। तो ये हो गया 11 गुणा 139। बोलो बात सही है, क्लियर है।
अगर 11 की 140 में गुणा करते तो आता 1540। 11 गुणा 14 154 होता है, लेकिन ये 139 से एक कम है, तो इसमें से क्या कर देंगे, 11 घटा देंगे। तो 1540 माइनस 11 कितना आ गया, 1529। तो 11 गुणा 39 आ गया बच्चों 1529। समझ में आ गया। ये 1529 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 1604 में से जब हम लोग 1529 घटाएंगे तो कितना आएगा, 71 और 4 75, और ये -3xy चैट चला जाएगा राइट साइड में। 3 से 75 कितनी बार कट गया जी, 25 बार। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई सवाल में, 25, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही है, समझ गए, कर लोगे। इस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। सवाल नंबर है तीसरा, बताओ कॉट थीटा 3/4 है तो साइन 3 थीटा क्या होगा। सवाल में कॉट थीटा दिया है, लेकिन जो पूछा है उसमें क्या है, एंगल 3 थीटा। ऐसे नहीं निकलेगा, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एज इट इज आया वो सवाल है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी। अब भैया यहां पे थीटा है, कॉट थीटा होता है आपका बेस बटे परपेंडिकुलर। आपको क्या चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब कितना है 4, भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट लग जाएगा यहां पे। आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 4/5। ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, साइन थीटा 4/5, 4/5 गुणा 3 12/5 माइनस 4 गुणा साइन थीटा यानी कि 4 का क्यूब 64/5 का क्यूब 125। क्लियर है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 100, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 से 125, 25 गुणा 12 300, 300 माइनस 64 चौका 256। तो 300 में से 256 घटाऊंगा तो क्या आएगा भैया 44, है ना। 44/125 यानी कि कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला वाला सही। ठीक है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर है 4, बढ़िया लेवल का टेस्ट है आज। ठीक है, दिमाग खुलेगा। एक ग्राहक को 11%, 13%, 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार एक वस्तु के लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक दुकानदार ने वस्तु के एमआरपी पर 3 डिस्काउंट दिए, 11, 13 और 15% के लगातार। लाभ कितना हुआ दुकानदार को, 19%। सवाल में बोला है अगर दुकानदार ने केवल 11% और 13% का ही डिस्काउंट दिया होता तो लाभ परसेंट दुकानदार को क्या होता। सवाल समझ गए, यानी कि कहने का मतलब है कि दुकानदार केवल 11-13 का डिस्काउंट देता है, 15% का डिस्काउंट ना देता तो लाभ क्या होता, यही है। क्लियर है, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो जो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। ठीक है, पहला कंसेप्ट समझो कि पहले दुकानदार मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है 11%, पर 11% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी ना। फिर उस पे और क्या देता है मेरे प्यारे भाई, 13% डिस्काउंट देता है। 13% डिस्काउंट देने पर वस्तु का प्राइस और कम हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी। फिर क्या देता है तीसरा, 15%। 15% डिस्काउंट देने पर वो वस्तु को फाइनली बेच देता है, और बेचने से क्या होता है बच्चों, से 19% का लाभ होता है, यही है। अब देखो यहां डेटा बहुत मुश्किल नहीं है। लाभ किस पे होता है बेटा, लागत मूल्य पे। मान लो जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, मैंने मान लिया कि माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य 100 रुपए। अगर 100 पे आपको 19% का लाभ हुआ है तो बच्चों बताइए सामान बिका कितने में, 100 पे अगर 19% का लाभ हुआ है तो बच्चों सामान 119 में बिका है कि नहीं। क्लियर है, एक्चुअली सवाल यह है कि अगर दुकानदार ने केवल 11% और 13% का ही डिस्काउंट दिया होता है, 15% का डिस्काउंट ना देता तो कितना लाभ होता, यही है ना। अगर दुकानदार केवल 11% और 13% का ही डिस्काउंट देता तो सामान को बेचता किस प्राइस में, इस प्राइस में। बोलो इस प्राइस में बेचता कि नहीं बेचता। यानी कि आपको यह प्राइस निकालना है और इसी प्राइस को 15% और कम करने के बाद 119 आता है। उल्टा सोचना इस सवाल में, बताइए ना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5%, 1/20, 15% 3/5।
20। बोलो बात सही है, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अगर ये 20 है, 20 को 15% यानी कि 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है भैया। 17 के वैल्यू सवाल में 119 है, कितने गुना? 7 गुना। तो 20 की वैल्यू भी 7 गुना कितनी हो जाएगी? 140। यानी कि ये प्राइस कितना होगा? 140 को 15% कम करके बेचोगे तो कितने में बिका? 100। यानी कि अगर आप सामान पे केवल 11 और 13% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 रुपए के सीपी का सामान 140 में बिकेगा। तो 40% एक्स्ट्रा में जो बिका वही क्या है आपका? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर। जितना गजब का सवाल है उससे कहीं ज्यादा गजब का हमारा तरीका है इसको करने का, है कि नहीं? आ जाइए। पी के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा? समझ में आया? दो आपको इक्वेशन दी है, दोनों लाइन रेखा की इक्वेशन है। पी की वैल्यू ये पी है, क्या पी की वैल्यू होनी चाहिए जिससे इनका कोई सॉल्यूशन ना हो? देखो मेरे भाई, अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं तो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, यानी कि उन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, समांतर। पैरेलल होंगी तो इन दोनों लाइन का स्लोप या ढाल बराबर होगा। बस इतना सही कंसेप्ट है। यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है, जो वो इक्वल होना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? यहां x का कोफिशिएंट कितना है? p। ये बराबर होना चाहिए। y का कोफिशिएंट कितना है यहां पे? यहां y का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का। ये बराबर होना चाहिए मेरे भाई, x और y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, इससे इनका स्लोप सेम हो जाए। लेकिन कांस्टेंट की जो वैल्यू वो अलग होनी चाहिए। देखो यहां कांस्टेंट कितना है? 45 और यहां कितना है? 67। ये है पैरेलल होने की कंडीशन। इस केस में a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो भैया यहां से आपको p की वैल्यू निकालनी है तो यहीं से निकल जाएगी p की वैल्यू। तो बताइए, तो 18 का दुगुना है 36, ऐसी तो हो रहा है। 18 का दुगुना तो यहां क्या है बेटा? 27 का दुगुना 54 होता है, लेकिन -54 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20। तो क्या आंसर है इस सवाल का? दूसरा। आ जाइए। एक ट्रेन बिना रुके 108 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। रुकने पर यह 99 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है? ठीक है, देखो, अगर किसी ट्रेन की विदाउट स्टॉपेज स्पीड निकाली जाए तो एक घंटे में कितना जा रही है? 108 किलोमीटर। लेकिन विद स्टॉपेज इसकी स्पीड कितने? 99 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन हर घंटे एवरेज कितने मिनट रुकती है? आप बताओ। ट्रेन बिना रुके एक घंटे में कितना जा रही है? 108 किलोमीटर। जब वही ट्रेन स्टॉपेज पे रुक रुक के चलती है तो एक घंटे में कितना जाते हैं? केवल 99 किलोमीटर। 108 किलोमीटर की बजाय 99 किलोमीटर गई, यानी कि 9 किलोमीटर कम गई। यानी कि एक घंटे में 9 किलोमीटर के लिए रुकी है वो 108 किलोमीटर की जर्नी में। यानी कि कितनी बार चला गया? 12 बार। यानी कि ट्रेन 1/12 टाइम के लिए रुकती है। जितनी भी देर ट्रेवल करेगी उसमें 1/12 टाइम के लिए ट्रेन रुक के चलेगी। अब एक घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में ट्रेन कितना देर रुकेगी? 60 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 5 मिनट के लिए रुकेगी। और ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 के पेपर का सवाल है, बताइए। ए बी सी शीर्षों वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? ये सवाल मैं कई बार करवा चुका हूं क्योंकि मुझे पता है 100% पेपर में आना है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो उसका एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा कुछ आए, आप किसी भी एक शीर्ष के निर्देशांक जो आपको पसंद आए 0 0 बना लो। जो भी आपको पसंद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे भाई। मान लो जैसे कि यहां है -5 और 7, तो मैं इसको 0 बना लेता हूं, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा और यहां 7, तो यहां भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां 5 जोड़ेंगे और 7 घटाएंगे। यहां भी मेरे दोस्तों शीर्ष सी में भी यहां 5 जोड़ेंगे और हम 7 घटाएंगे। तो बताओ ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 0 0 0। बी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 5 - 4 1, -7 -5 माइनस का
पॉइंट सी के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 5 4 9 और -7 + 5 -2। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो इस त्रिभुज का एरिया होगा वही सेम टू सेम इस वर्टेक्स से बने त्रिभुज का एरिया भी होगा। मैंने ट्रायंगल के को शिफ्ट कर दिया, एरिया खत्म नहीं किया मेरे भाई। और अगर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है तो एरिया निकालना बहुत आसान हो जाता है। बाकी जो दोनों शीर्ष हैं, बाहर बाहर की गुणा करो कितना आ रहा है, -2। अंदर अंदर की गुणा करो कितना आ रहा है, -112। -12 गुणा 9 -108। इनका क्या लेना है आपको, डिफरेंस, उसका क्या करना है, और आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो माइनस माइनस प्लस 108 -2 106, 106 का आधा यानी कि 53 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन नंबर, पहला वाला सही हो गया बच्चों। देखो कितना आसान तरीका है करने का। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:225 है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे आसान कोई सवाल बनता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है, या उल्टा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:225 है तो संगत भुजाओं का रेशियो क्या आएगा, एरिया के रेशियो का √। 121 का √ 11, 225 का √ 15, 11:15 आंसर आ गया। सवाल नंबर है आपके सामने 9। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर हैं भाई साहब कि a + b + c 20, a² + b² + c² 152। तो आपसे पूछा है AB + BC + CA क्या है। ठीक है ना। तो प्यारे स्टूडेंट ये तो अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक सवाल है भाई। a + b + c दिया है, a² + b² + c² दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, AB + BC + CA। तो क्या आपको इसका फॉर्मूला आता है। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो मैं लिख दे रहा हूं, AB + BC + CA क्या आएगा, A + B + C का होल स्क्वायर माइनस A² + B² प्लस -A² + B² प्लस C² बटे 2। ये फॉर्मूला है, याद रखो। AB + BC + CA बराबर A + B + C का होल स्क्वायर माइनस A² + B² + C² बटा 2। यहां पे केवल आपको वैल्यू तो रखनी है भाई। A + B + C कितना है, 20, 20 का स्क्वायर, A² + B² + C² कितना है, 150 बटे, तो 20 का स्क्वायर 400 में से 152 आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 248। 248 बटे 2 कितना आ गया, तो 24 आंसर है। लो जी, पहला ऑप्शन। चलिए बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 10। दो वृत्त एक दूसरे को T पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। RS एक ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदुओं P और Q पर स्पर्श करती है। एंगल TPQ 42 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कोण PQ2 का माप क्या है, डिग्री में बताना है। बताइए बच्चों, ये सर्कल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके डायरेक्ट थ्योरम है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मान लो जैसे ये दो सर्कल हैं, एक ये हो गया भाई और एक दूसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है ना। ये दो सर्कल एक दूसरे को कहां पे, T पर। ये दो सर्कल एक दूसरे को इस पॉइंट T पर टच करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, एक्सटर्नली। और ये जो है इनकी क्या होगी, टेंजेंट। ये इनकी टेंजेंट होगी क्या है, RS। ठीक है भाई, जो सर्कल को कहां पे टच कर रही है, R और S पे टच कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, गलत। टेंजेंट RS है जो सर्कल को P और Q पे टच करती है ना। ये टेंजेंट है RS इस तरीके से, ठीक है ना। और ये टेंजेंट सर्कल को जो टच करे उन पॉइंटों को नाम इन्होंने P और Q दिया है। अब आ गई ना बात समझ में। RS एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो सर्कल को PQ पे टच करती है। आपसे बोला TPQ 42 डिग्री। TPQ यानी कि ये मिलाना पड़ेगा, तो भाई ये वाला एंगल बनाना, ये कितने डिग्री का है, 42 डिग्री का। तो आपसे पूछा क्या, PQT। PQT यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल है। यही सवाल है, बताइए क्या होगा। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये यहां PQ पे टच कर रही है,
ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कहां पे टच कर रहे हैं? पॉइंट टी पर। अगर इन टचिंग पॉइंट से, है ना, ये टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से पॉइंट टी को मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमेशा, पीटीक्यू। ये याद रखिएगा, इतना भी सवाल आ जाता है। अगर ये समकोण त्रिभुज बनेगा हमेशा, चाहे कैसे भी सर्कल हो, ये 90 है 42, तो तीसरा कोण क्या बचा? 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 डिग्री का हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर भी हुआ जी, पहला ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 11। 4% ब्याज की दर से 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 228 रुपए। क्या पूछा है? मूलधन। मैं कहूं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, सेम टू सेम डाटा के साथ। सवाल में क्या दिया है? ब्याज की दर दी है, कितनी बेटा? 4%। और इस ब्याज की दर से 3 साल की सीएसआई का डिफरेंस आपसे पूछा है, दिया है। प्रिंसिपल आपसे पूछा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/। मेरे भाई को बताओ, अगर आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3, क्योंकि यहां पे कहानी 3 साल की है ना भाई। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस जो है वो इस कैलकुलेशन से निकलता है। इस कैलकुलेशन से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकलेगा। बात समझ में आई नहीं? अब आपको भैया ब्याज की दर 4% है, जिसके बटे में क्या आ रहा है? 25। तो आपको 4% यानी कि 1/25 1/25 1/25 करना पड़ेगा ना 3 बार। तो अगर ये बटे 25 आ रहा है तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लो? 25 का क्यूब। कभी भी 3 साल की बात आए मेरे भाई, जो भी नीचे दिया है बटे में उसकी पावर क्या मान लीजिए? 3। मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया, ठीक है ना। तो आप 4% यानी कि 1/25 करते जाओ। तो 25 क्यूब का 4% 1/25 करेंगे तो 25 का स्क्वायर। 25 क्यूब गुणा 1/25 25 स्क्वायर। फिर 25 स्क्वायर को फिर से 1/25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? फिर 25 का फिर 1/25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है भाई, और उनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई। ये जो कैलकुलेशन होगी भैया क्या है? ये 25 तिया 75, 1 एकम 1, 75 1, ये क्या आ गया? 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस आ गया। बोलो बात सही है? अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के सीएसआई का डिफरेंस कितना है? 76। और सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी है? 228 रुपए। बताइए बच्चों कितने गुना हुआ? ये 3 गुना है साफ साफ। अगर ये 3 गुना हो रहा है तो आपका प्रिंसिपल भी 25 का क्यूब यानी कि कितना? 15,000। प्रिंसिपल भी 15,625 का 3 गुना होना चाहिए, यानी कि क्या आएगा? 45,625 का 3 गुना 1875, 46,800। ऑप्शन नंबर 1। गजब सवाल है मेरे भाई, अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। कोई भी सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है। सवाल नंबर है आपके सामने 12। बनाइए। अंडररूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू अंडररूट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? देखो आप इस सवाल में वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। थीटा की आप कोई वैल्यू रख लो। लेकिन जब आपको किसी सवाल में फॉर्मूले ही सीधे दिख रहे हो तो हम क्यों मेहनत करें? भाई ये फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद है? ये भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, सीधा सीधा याद है। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अंडरूट लेंगे मेरे प्यार में तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि सेक इंटू कोसेक। बोलो बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है? अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? टेन थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। बस देखो कोसेक इंटू साइन तो क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कोसेक इंटू साइन आपका 1 होता है तो क्या बचा? सेक थीटा इंटू, भाई टेन नहीं है सवाल में ना, तो टेन थीटा को क्या लिख देते हैं हम लोग?
टेन थीटा को अपन लोग लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक बटे कॉस क्या हो गया सेक, तो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो बटे कॉस आ रहा है यहां पर एक बटे कॉस, इसको क्या लिखोगे आप सेक, एक बटे कॉस क्या होता है सेक, तो सेक इंटू सेक, ये तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया इंटू साइन। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर है 7। तो बताना क्या है भाई, 7 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलो देखो सवाल में आपको ये इक्वेशन दी है, यहां से थीटा मत सॉल्व करने लगना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। फॉर्मूला देखो कुछ बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट की पावर 4 थीटा, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, इक्वल टू क्या आ गया 7, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो गया। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। तो आप मुझे बताओ ये साइन स्क्वायर क्या आ गया साइन की पावर, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7, साइन स्क्वायर 7 साइन की पावर 4, बोलो बात सही है। तो यहां से 7 साइन की पावर 4 क्या हो गया बच्चों, बोलो। अरे इसी की तो जरूरत थी, यही तो पागल बना रहा है आपको। 7 साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का जी साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात सही है, आगे चलते हैं। ये बताइए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 247 है, इन दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के संगत होगा। भाई ये सवाल रेलवे के पेपर में ग्रुप डी में पुराना जब पेपर हुआ था तब भी आया था, अभी लेटेस्ट भी आया है। कुछ नहीं है सवाल में, दो लगातार संख्याओं गुणनफल 247 है, छोटा पूर्णांक क्या है x, अगर छोटा पूर्णांक x है तो अगला क्या आएगा फिर x प्लस 1। भाई लगातार पूर्णांकों का मतलब क्या होता है एक एक का गैप होगा, है भाई इनका गुणनफल 247 है, छोटा x है तो अगला क्या आएगा बड़ा वाला x प्लस 1। अब इनका गुणनफल किसके बराबर दिया है 200, तो यहां पे x की इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो पूछा इक्वेशन क्या होगी, तो x गुणा x स्क्वायर प्लस x 247 आएगा इधर लेफ्ट साइड में -247 इक्वल टू 0। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये आपका है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है ना। आइए ठीक है, देखो रेलवे की तैयारी अगर नहीं हो पाई है सबसे, देखो रेलवे की तैयारी ऐसी कि अगर किसी बच्चे ने एक बार कर ली तो 8 पेपर रेलवे के दे सकता है लाइन से, और आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत CBT 2 में करनी पड़ेगी, ठीक बच्चों, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, GS है और साइंस है। तो अगर रेलवे की तैयारी आप करना चाहते हो स्क्रैच से, तो मुझे एक बार में तसल्ली से तैयारी हो जाए, दोबारा ना भटकना पड़े, दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो हम अपने एप्लीकेशन पर पहला रेलवे का फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाले, गणित में ही पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे जो रेलवे की ही फील्ड में मेरे दोस्तों काम कर रहे हैं कई सालों से, वो टीचर हमने एक जगह इकट्ठा किए हैं, बढ़िया फैकल्टी है। इसके रजिस्ट्रेशन अभी बैच के ओपन है, 2 साल इसकी वैलिडिटी, यानी कि लाइव बैच होगा, 2 साल तक आपके पास वीडियो रहेंगी, 999 की फीस में बैच मिल जाएगा, और अभी एप्लीकेशन पर ऑफर भी चल रहा है, थोड़ा कम प्राइस में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बढ़िया रेलवे की टीम और दूसरी कहीं नहीं है। मैं पर्सनली 2 साल से रेलवे को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, मैं एक एक सवाल को समझता हूं। दीपक सर 10 साल से रेलवे को पढ़ा रहे, सबसे पुराने रीजनिंग के फैकल्टी हैं, ऑनलाइन इतिहास के यूट्यूब पे आने वाले पहले टीचर हैं दीपक सर, ठीक है। तो आप पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा एक बार में। चलो 15 सवाल, एक आदमी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 2275 रुपए पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद 728 रुपए में बेचा। पहली छूट अंकित मूल्य का D% थी, दूसरी छूट रुपए में पहली छूट की राशि के बराबर थी, टी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है बच्चों को। देखिए एक आदमी ने क्या किया, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2275 रुपए,
इस मार्क प्राइस पर 2 छूट दी हैं। समझ में आया? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पर। पहला डिस्काउंट जो है वो कितना है? मार्क प्राइस का D%। और जो सेकंड डिस्काउंट है वॉज इक्वल इन रुपीज टू द फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट। यानी कि पहला डिस्काउंट जितने रुपए का दिया गया है, सेकंड डिस्काउंट का अमाउंट भी उतने ही रुपए है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यानी कि मार्क प्राइस अगर 2275 है, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु बेची कितने की गई है? 728 रुपए में। तो आप मुझे बताइए टोटल डिस्काउंट कितना है? टोटल डिस्काउंट कितना है? जल्दी से बताइए। है भाई, ये आप यहां पे इसका रेशियो ले लो, ठीक है भाई। ये किससे कट रहा है? 8 से। 8 नाम 72, 8 एकम 8, यानी कि 91, 13 सत्ते 91। तो 13 से कट रहा है ना? ये नंबर भी 13 से कट रहा है क्या? हाँ जी, 13 से कट गया। देखो 13 एकम 13, 9 7 13 सत्ते 91, 6 13 पंजे 65। और ये 13 से कितनी बार कट जाएगा? 13 पंजे 65, 7 13 छिन 78। और देखो 175 7 से भी कट गया। कितनी बार? 25 बार। और इस 7 से यानी कि 25:8। यानी कि 2 बार डिस्काउंट देने पर वस्तु का एमआरपी 25 है, तो सामान बिका कितने में? यानी कि आपने डिस्काउंट दिया कितने का है? 17 का। किस पर? तो कितना डिस्काउंट हुआ ये? 1/25 4%। 17/25 60। तो यानी कि आपने वस्तु पर टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? 68% का। समझ में आया? बहुत से बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। पहला डिस्काउंट कितना है? अंकित मूल्य का D%। D% डिस्काउंट देंगे। दूसरे डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो पहले ही डिस्काउंट के रुपीस के बराबर है। यानी कि दूसरा डिस्काउंट भी जो दिया गया वो मार्क प्राइस का D% ही होगा। बोलो, यानी कि आपने जो यहां टोटल डिस्काउंट दिया वो 2D% दिया है। बोलो, कि फर्स्ट डिस्काउंट उतने ही रुपए का है जितना सेकंड डिस्काउंट है। अगर पहला डिस्काउंट एमआरपी का D% है तो दूसरा डिस्काउंट भी एमआरपी का D%, यानी कि टोटल जो डिस्काउंट है वो 2D% के बराबर है। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 60। यानी कि डी का मान कितना है? 34। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल बेसिक। सवाल नंबर 16। एक बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है? 8792 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे क्या पूछा है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है। पाई की वैल्यू 3.14। अब यहां पे बाई का मान 22/7 तो है नहीं कि हम फटाक से 11 का मल्टीपल चेक कर ले। तो यहां तो मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ बच्चों, एक सिलेंडर का बेस का क्या दिया है? सरकमफ्रेंस। भाई सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल की परिधि दी है तो क्या हाँ आप सर्कल की रेडियस नहीं निकाल सकते? क्या होता है? सर्कल की परिधि होती है 2πr। पाई का मतलब 3 पॉइंट इंटू रेडियस बराबर कितना है ये? 62.8। आप मुझे बताओ 3.14 का दुगुना 6.28। 6.28 से 62.8 कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। यानी कि सिलेंडर के बेस जो है सर्कल, उसकी रेडियस कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको क्या दिया? सिलेंडर का वॉल्यूम 8792 घन सेंटीमीटर। क्या पूछा? कर्व सरफेस एरिया। भाई साहब बहुत से बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो इसमें हाइट निकालेंगे। एक बहुत बड़ी गलती, हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिलेंडर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी सिलेंडर का वॉल्यूम V है, कर्व सरफेस एरिया रेडियस के टर्म में सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस R। वॉल्यूम कितना है? 8792 बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है और सिलेंडर की रेडियस आपको पता है कितनी? 10। तो यहां इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8792 का दुगुना बटे 10। ठीक है भाई, देखो गुणा करने की जरूरत ही नहीं। आंसर क्या आ गया? लास्ट में 4 आएगा कि 8792 का दुगुना कितना आ जाएगा? 17584। और इसको 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 1758.4 वर्ग सेंटीमीटर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया। बोलो हाँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 अलजेब्रा का सवाल है। देखो मैं
नया तो नहीं करा रहा, ये तो रेलवे ग्रुप डी 2022 में ही आया है। बताइए, आपको एक समीकरण दिया, सकल से लग रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है ना। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां वेरिएबल क्या एक्स है ना, a प्लस 3x² माइनस 13ax प्लस 7 माइनस, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अगर इसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या है, ये है। इनको जोड़ोगे कोई फायदा नहीं, इनको गुणा करोगे फायदा ही फायदा। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको पता है रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बटा ए यानी कि कांस्टेंट बटे x² का पूर्णांक। कांस्टेंट नंबर क्या है, बटे x² का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा मेरे भाई, a प्लस 3। ये आ गया, अल्फा से अल्फा कट गया, यानी कि a प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 7 माइनस a। यानी कि मैं कह सकता हूं 2a बराबर, तो a की वैल्यू, कोई दिक्कत इस सवाल में, ऑप्शन नंबर। आइए अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 18। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 1260 डिग्री है, इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन सब बच्चे जानते हैं। अगर मान लो किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं, ठीक बच्चों, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए उस समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या आएगा। अगर किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो उसके आंतरिक कोणों का योग आएगा n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, किसके बराबर है, 1260 डिग्री के बराबर है। तो भाई यहां से भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 7 100, यानी कि भुजाओं की संख्या माइनस 2 उधर जाएगा, 7 2। ये रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड आ गई 9। तो आपसे क्या पूछा है, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या। अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसमें डायगोनल की संख्या होती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2। रट लीजिए, रट लिया, याद कर लिया, बोलो। किसी रेगुलर पॉलीगन में अगर n भुजाएं तो विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2। यहां वैल्यू रख दो, n की जगह 9, 9 माइनस 3, 9 6 का 54/2, 27। इस सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन। आइए जल्दी से खत्म करते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 19। बताइए जी क्या आंसर है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा है कि नहीं। एक डीलर दो वस्तुएं x और y में से प्रत्येक वस्तु 5500 रुपए दर से खरीदता है। दो वस्तु खरीदी भी x और y, दोनों कितने की खरीदी है, 5500 रुपए ईच। वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्यांकित करता है, दोनों वस्तुओं का सेम एमआरपी लगाया उसने। x को 55% और 60% की दो लगातार छूट देकर बेचता है। भाई x पे कितना डिस्काउंट दिया, 55%, और y पे 60%, सॉरी 55 और 60 की दो लगातार छूट दी है, ठीक है। फिर भी x पे कितना प्रॉफिट हुआ, 143 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं y को 76% के सिंगल डिस्काउंट पर बेचता है y को, तो y पर लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि बेसिकली यहां पर दो चीजों को मर्ज कर दिया गया है। देखो दोनों वस्तु सेम दाम में खरीदी है, 5500 रुपए, दोनों का सीपी सेम है, दोनों वस्तु पर सेम एमआरपी लगाया है, यानी कि एक्स और वाई का मार्क प्राइस भी सेम है, ठीक है बच्चे। अगर मैं यहां से यह पता लगा लूं कि वस्तु एक्स का एमआरपी क्या है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सचिन, सेलिंग प्राइस। मान लो जैसे दोनों वस्तु का, ईच वस्तु का मार्क प्राइस क्या, एमपी। आपने वस्तु एक्स पर कितना डिस्काउंट दिया पहले, 55%। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5%, 1/20, 55% 11/20 डिस्काउंट दोगे, 20 पे 11 का डिस्काउंट दोगे तो 20 का सामान कितने में बिका। फिर कितना डिस्काउंट दिया, 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 अगर 5 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो 5 का सामान कितने में बिकेगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई, यानी कि वस्तु एक्स को इतने रुपए में बेचा है, जबकि खरीदा था 5500 रुपए का, बेचने से वस्तु एक्स पर 143 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु एक्स बिके कितने में, बोलो। 5500 रुपए में हर वस्तु खरीदी थी, बेचने से 143 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 5643। दोनों को जोड़ दो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, ठीक है। कट रहा है तो ठीक है, ना तो छोड़ो, 5 4 9 6 3 9 से कट गया,
अभी 9 छिक्का फिर 2 4 है ना, 9 दूनी 18, 6 9 7 63 आ गया। तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना आ गया? 627 गुणा 50। ये वस्तु एक्स का मार्क प्राइस आ गया, तो वस्तु वाई का मार्क प्राइस भी यही है। बोलो कोई दिक्कत? अब इसके आगे दूसरा सवाल शिफ्ट हो जाता है। घबराइए मत, ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था और वो टीसीएस ने ही पेपर कराया था, वही आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर भी करवाएगी, इसलिए सवाल का लेवल थोड़ा बढ़िया है, ठीक है ना। सवाल यह है कि यदि वह आदमी वाई को 76% के सिंगल डिस्काउंट पर बेचता है तो वाई पर लाभ क्या होगा? आप बताइए, उसने वस्तु वाई खरीदी कितने में है? 5500 रुपए की। भाई दोनों 100 रुपए 5500 रुपए ईच में खरीदा है ना। वस्तु एक्स को भी 5500 में खरीदा है और वाई को भी 5500 में, प्रत्येक वस्तु 5500 में। दोनों का सेम एमआरपी लगाया तो वस्तु वाई का एमआरपी कितना है? 627 गुणा ये वस्तु वाई का एमआरपी। जब वो वस्तु वाई को बेचता है तो कितनी छूट देता है? आप बताओ। मार्क प्राइस है 100%, अगर 100% पे 76% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में भाई? 24% में। अगर आप किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 76% डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 76 घटाइए, इसका मतलब आप उस वस्तु को उसके मार्क प्राइस के 24% में बेचोगे। यानी कि वस्तु वाई का क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। बोलो हाँ। और 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? एक बात बता दो। 24% का मतलब 4% 1/25, 24% कितना आ गया? 6/25। कोई दिक्कत? 25 से आपका 50 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। आपको सीपी से एसपी का क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। अगर वाई पे प्रॉफिट निकालना है, सीपी एसपी का रेशियो। ये 5500 है, इससे कटता है 11 से। 11 से 5500 कितनी बार? 500 बार। और 11 से कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 57 बार। यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और भी कुछ कट रहा है क्या? कट तो काफी कुछ रहा है। 6 दूनी 12, 4 से कट गया 12 3 बार, और 4 से कट गया 500 125 बार। तो 125 रेशियो कितना आ गया? 57 तिया 171। यही है। ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। प्रॉफिट पूछा है, देखो 100 में डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है। सीपी क्या आ गया? 125। अगर 125 को 100 बनाना हो तो आसान है, 125 अट्टे 1000। अगर मैं इस पूरे रेशियो को किससे गुणा कर दूं ये बताओ? 0.8 से। 125 को 0.8 से गुणा कर दो। 125 की 0.8 में गुणा करोगे 100। 171 की 0.8 में गुणा करोगे क्या आएगा? 17 136। और ये 136 ये आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान बिका कितने में? तो वाई पे कितना प्रॉफिट हुआ? 36.8% का ये हुआ। तो हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन। एक गजब का सवाल है मेरे भाई, है ना। आइए अगला चलते हैं। यदि p की पावर 4 बराबर 4354 माइनस 1/p की पावर 4 है तो आपसे पूछा है p क्यूब माइनस 1/p क्यूब का मान क्या है? ठीक है ना बालको? बताइए कैसे करिएगा। अगर आपको p क्यूब माइनस 1/p क्यूब निकालना है तो इतना कंफर्म है कि पहले आपको p माइनस 1/p पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो दिया नहीं सवाल में। सवाल में दिया क्या? ये अगर माइनस 1/p की पावर 4 को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो क्या आएगा भैया? p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 बराबर कितना है? 4354। हमें p माइनस 1/p चाहिए। देखो बाद में निकालना, पहले पावर 4 से पावर 2 निकालो। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। बताओ क्या आएगा? अगर पावर 4 से पावर 2 में जाना है तो 2 जोड़ के रूट लेंगे, है भाई। 4354 है भाई। 4354 में 2 जोड़ो 4356 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे भाई? एंड में 56 आ रहा है 66। ठीक है, 16 का वर्ग 256 में आएगा 56। ठीक है, ये पावर 2 आ गया। अब क्या निकालोगे भैया? p माइनस 1/p। कैसे आएगा? पावर 2 से पावर 1 में जाना है, 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, क्योंकि आपको प्लस से कहां जाना है? माइनस में। 2 घटा के अंडर रूट ले लो। 66 में से 2 घटाएंगे 64। 64 का अंडर रूट, तो p माइनस 1/p 8 आ गया।
अब पावर 1 से पावर 3 में जाना है, फॉर्मूला याद है, अगर x माइनस 1/x k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब प्लस 3k, यानी कि 8 का क्यूब 512 प्लस 24, यानी कि क्या आ गया 536, ऑप्शन नंबर ए। तो बिना फॉर्मूले के ये वाला सवाल होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चे, देखो जल्दी से वर्गमूल निकालने की बहुत सारी ट्रिक होती हैं, आपको नहीं पता इसलिए आप जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, देखो ये बैच है, अगर आप जाओगे सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे, यहाँ पे ऑल बैचेस में रेलवे फाउंडेशन बैच, इसमें जाएंगे ना, तो आप यहां से पढ़ना शुरू करो। अगर आपका बिल्कुल ही खेल खत्म है, तुक्काबाजी में वो जमाने बीत गए जब रेलवे में सिलेक्शन हो जाया करता था। आपको गांव देहात में ऐसे बड़े बूढ़े मिल जाएंगे जिन्होंने रेलवे में नौकरी करी है और अंगूठा छापी है, क्योंकि 30-40 साल पहले घर से उठा के ले जाते थे रेलवे वालों को, रेलवे में नौकरी करवाने के लिए लोगों को। आज वो जमाना बीत गया। यहां तो ग्रुप डी की जॉब के लिए भी आपको इस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे, इस लेवल के। और वो बच्चा पहाड़े भी सीख जाता है तो उसे लगता है कि ग्रुप डी तो मैं बन ही गया। ऐसा नहीं है, उसके आगे भी मेरे भाई ये वाली दुनिया है। इसको कौन करेगा, हम सिखाएंगे मेरे भाई। सीखने के लिए तुम्हें एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। आ जाओ, देखो सवाल रेलवे ग्रुप डी 2022 का, जानो तुम इस सवाल को, कर ले हो। कॉटे प्लस कॉसे बराबर m, कॉटे माइनस कॉसे बराबर n। तो पूछा कौन सा सत्य है, m और n में सत्यता बतानी है। ठीक है दोस्त, रिलेशन बताना है। जैसे सवाल कॉट कॉस में है, सेम सवाल टेन और साइन में भी आता है, सेम क्वेश्चन। यानी कि सवाल ये आता है टेन ए प्लस साइन ए बराबर m, टेन ए माइनस साइन ए बराबर n। तो एम एन में क्या रिलेशन होगा, बिल्कुल सेम तरीका है जो आप पढ़ाऊंगा मेरे भाई। आप इसको बेसिक से वैल्यू पुटिंग से चेक करके देख सकते हो, पर वो बात की चीजें आपको कंसेप्ट पहले आना चाहिए। बताओ कॉट कॉस में आपको क्या रिश्ता नजर आता है, कुछ आता है नजर? ये रिलेशन है कॉट और कॉस में, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भैया, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, या फिर मैं कहूं कॉट ए गुणा कॉस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, यानी कि माइनस किस में बदल गया, गुणा में। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, बताओ ये चीज कैसे आएगी। ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट ए प्लस कॉस ए इंटू कॉट ए माइनस कॉस ए क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आएगा गुणा करके m गुणा n, यानी कि mn बराबर। अब आप मुझे बताओ कॉट ए इंटू कॉस ए क्या आएगा, कॉट ए इंटू कॉस ए क्या आएगा, कैसे आएगा बताइए। आपको साफ साफ ऐसे समझो कि a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया, पूछ क्या रहा हूं, a इंटू बी कैसे आएगा, जानते नहीं क्या अलजेब्रा। a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ कॉट ए प्लस कॉस ए का, हालांकि कितना लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में कर सकते हो। तुम आप थोड़े गधे हो, ब्रांडेड, इसलिए लिख के बताना पड़ता है। कॉट ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, बराबर 4 कॉट ए कॉस ए। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप कर ही नहीं पाओगे। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 4ab, कॉट ए प्लस कॉस ए क्या m, तो m स्क्वायर कॉट ए माइनस कॉस ए क्या n स्क्वायर, 4 को ले आएंगे नीचे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे 4 बराबर आ गया कॉट ए इंटू कॉस ए। बोलो बात समझ में आई। यहां वैल्यू रख दो, कॉट ए इंटू कॉस ए की वैल्यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे 4, इसका होल स्क्वायर है भैया। तो अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर खोलेंगे तो आपको समझना चाहिए नीचे 4, 4 का वर्ग 16, 16 की गुणा हो जाएगी राइट साइड में, तो 16 mn बराबर क्या आ गया भैया, 16 mn बराबर आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 16 mn। कौन सा ऑप्शन है, पहला। याद रहेगा, ये चीज मेंटली दिमाग में करने वाली थी, यही इस सवाल का सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चे, आगे चलते अगला 22वां सवाल। 20% चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से सृजित हो रहा है लगाई गई धनराशि के दुगने से अधिक होने की न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या क्या है, कौन करेगा।
अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो पूछा है कोई धनराशि को डबल से ज्यादा होना है तो मिनिमम कितने साल लगेंगे। मिनिमम कितने साल में, कम से कम कितने वर्षों में आपका पैसा दुगने से ज्यादा हो जाएगा अगर ब्याज है एक साल में 20%। देखो, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, ध्यान से सुनिएगा, तो 20% का मतलब क्या होता है? अगर ब्याज की दर 20% है तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा। 100% को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120%, है ना। 120% का मतलब 1.2 गुना। अगर ब्याज की दर 20% है तो मैं कह सकता हूं कि हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना होगा। बोलो हाँ कि ना। आपसे पूछा मिनिमम कितने साल लगेंगे, मैंने मान लिया कितने साल लगेंगे बच्चे? n साल लगेंगे। तो अगर हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो रहा है तो n साल में कितना होगा फिर? 1.2 की पावर n। ठीक है भैया। और ये पैसा क्या होना चाहिए? दुगने से ज्यादा, मोर देन डबल होना चाहिए। तो ये आ जाएगा। बोलो, n की मिनिमम वैल्यू निकालने की 1.2 की पावर n 2 से ज्यादा हो जाए। ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूं तो 1.2 का स्क्वायर तो 1.44 ही रहेगा। 2 से छोटा यानी कि 2 साल नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आई? अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं तो 1.2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1.728। 1.728 भी 2 से बड़ा नहीं हुआ, दुगने से अधिक नहीं हुआ, यानी कि आंसर भी नहीं आएगा। अगर मैं n की जगह 4 रखता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 4 रखता हूं तो ये आ जाएगा 1.2 की पावर 4 क्या होता है? 1.2 की पावर 4 क्या होता है? 1.2 का क्यूब 1.728 इंटू 1.2। बोलो हाँ कि ना। 1.2 की पावर 4 का क्या मतलब है? 1.2 का क्यूब 1.728 इंटू 1.2। 17 गुणा 12 204 होता है, तो 1.7 गुणा 1.2 2 से बड़ा हो गया। अगर मैं 1.7 की भी 1.2 में गुणा कर दूं तो ये वैल्यू क्या आएगी? 2 से बड़ी, यानी कि मिनिमम कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। ठीक है ना। ये एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं करने के, पर ये बढ़िया है। बताइए, अगला सवाल आपके सामने है, कौन करेगा जी इसको पहले? सबसे 23वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लेवल है आज के टेस्ट का। आपको डेटा दिया है, इससे क्या निकालनी है आपको? माध्यिका। ठीक है जी, मीडियन। तो ये क्या दिया आपको? क्लास दिए, क्लास इंटरवल है ना, कि भाई 20 से 30 एज वाले कितने लोग हैं? 12। 30 से 40 की एज वाले कितने रोगी हैं? 16। 40 से 50 की एज वाले कितने रोगी हैं? 30 ही है ना। यानी कि ये तो हो गया क्लास, और ये हो गया आपका रोगियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? L प्लस n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे F इंटू H क्लास इंटरवल। ये फॉर्मूला है मीडियन की जो है लेंथ निकाल, मीडियन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है। अब ये है फ्रीक्वेंसी। आप यहां से क्या निकालो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये कितना है? 12। ठीक है। 20 से 30 के 12 लोग हैं, 30 से 40 के 16 लोग हैं, तो 20 से 40 तक कितने होंगे? 12 16 28, जोड़ते जाओ। 28 और 30 58 और 20 78 और 17 95, 95 और 38 9 3 133, 133 और 15 148। ठीक है। ये आ गया। यहां पे जो वैल्यू है मैक्सिमम टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 140। एन का मान आपका आ गया 148। ठीक है बच्चे। अब आपको क्या करना है? एन का आधा। एन का आधा कितना है? 74। ठीक है बच्चों, ये आ गया 74। तो आपको 74 से जस्ट बड़ा या बराबर, 74 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो क्या है? 78। ठीक है बच्चों, 74 से जस्ट बड़ा मेरे प्यार भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। कितनी है? 78। यही आपकी क्या है? मीडियन क्लास। समझ में आ गया बच्चे? क्या है ये आपकी मीडियन क्लास? बोलो हाँ कि ना। 74 से जस्ट बड़ा जो है उसकी क्लास है, उसकी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, 78 है। ठीक है बच्चों, मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या है? यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 50 आ गई। ठीक है।
अब एच क्या है यहां पर? क्लास इंटरवल है ना, 20, 30, 30, 40 इनके बीच में 10-10 का गैप है, तो एच की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है। अब ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्यूमुलेटिव क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये मेरे प्यारे भाई आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है ये वाली, इससे जस्ट पहले वाली क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। ठीक है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। ये सारी वैल्यू निकालनी हमने, ये सारी वैल्यू उठा के कहां रख दो? यहां। तो देखो एल का जो भी मान आएगा 50 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है बच्चों, 50 प्लस n/2 कितना है? 74। इसमें से आपको क्या माइनस करना है? n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो 30 आ गई, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई यहां पर? 50। उल्टा कर दिया मैंने यहां पर, ये 58 आएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये हमने गलत लिख दिया। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई, ये क्या लेना है आपको? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की मेरे प्यारे भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 58। ये क्या लेना है आपको? 58। ठीक है। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्या आ जाएगा? 20। ठीक है ना, हम भी कई कई दिनों में बुक करते हैं तो इधर उधर हो जाता है। ठीक बच्चे, सबको समझ में? फिर से समझ लीजिए, आसान नहीं है। आपने सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्या है? n 148, n का आधा कितना? 74। 74 से जस्ट क्यूमुलेटिव बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78, यही क्या है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है आपका? l 50। h क्या है? 20, 30, 30, 40 के बीच में क्लास इंटरवल। ये क्या है? क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी? 58। और f क्या है मेरे भाई? मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20। ये वैल्यू उठा के यहां रखो, 50 प्लस n/2 माइनस f। 74 माइनस 58 क्या आएगा? n/2 माइनस 74 माइनस 58 कितना आ जाएगा? 16। बट f कितना है बच्चों आपका? 20। इंटू h कितना है आपका? यहां रख देते हैं, तो 10 से 20 कितनी बार? तो 16/2 8, 50 प्लस 8 58 साल। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा 58 ईयर्स। ऑप्शन नंबर है तीसरा। ठीक है, समझ में आया? चलो एक चीज और कि मेरे भाई, ये आपको इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये सवाल आ जाता है आपके पेपर में, आपने सॉल्व करना सीख लिया, फॉर्मूला कैसे लगाना सब बता दिया, ये चार आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, हमने क्या निकाल ली? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आई ये वाली 50, इसकी लोअर लिमिट है, यानी कि जो आंसर आएगा 50-60 के बीच में रहेगा। आंसर जो आएगा मीडियन क्लास ये है, 50 और 60 के बीच में रहेगा। 50-60 के बीच में एक ही ऑप्शन था 58, इसलिए ये आंसर है, कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं थी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है, अंकित मूल्य पर छूट कितनी है? 10%। तो पूछा कि अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात है ना। पागल बनाया जा रहा दिन दहाड़े आपको। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% ज्यादा है, यानी कि ये क्या है? वस्तु का प्रॉफिट। बोलो भाई, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा होता है उतना ही तो लाभ होता है। देखिए प्रॉफिट 8% है, डिस्काउंट कितना है? 10%। अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो आप किसी भी वस्तु के सीपी से एमपी का रेशियो तो निकाल सकते हो ना डायरेक्ट। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है बाल को? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस, ये फॉर्मूला है। डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 100 माइनस 10, प्रॉफिट कितना है? 8%, तो 100 प्लस 8 108। किससे जाएगा ये? 18 से। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 100। सीपीएमपी का रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा? उल्टा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का रेशियो उल्टा 6 बटा यहां पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिए। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, क्या है? 5:6। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात होगा। ठीक है, क्या आंसर है? 5:6। आगे चलेंगे, आखिरी सवाल आज का, बताओ। ये स्टैटिक्स का ऐसा सवाल है जो रेलवे में मेरे भाई
उस लेवल तक आया है जिस लेवल तक सवालों से उबासी आ जानी चाहिए। अब फिर भी बच्चों से होता नहीं है वाला सवाल पेपर में। देखो आपसे भी ना हो, करके देख लो चाहे। इफ द मोड ऑफ डाटा सेट एक्सीड्स इट मीन बाई 17.7, बहुलक माध्य से कितना ज्यादा है? 17 तो पूछा बहुलक माध्यिका से कितना ज्यादा है। समझ रहे हैं? सवाल का कह रहा है मोड ऑफ डाटा एक्सीड इट्स मीडियन बाई 17.7। मोड माइनस मीडियन कितना है? ये तो बोला है किसी डेटा सेट का मोड उसकी मीडियन से कितना ज्यादा है? 17.7 ज्यादा है। तो आपसे पूछा मोड मीडियन से कितना ज्यादा है, निकालेंगे कैसे? इंपेरिकल फॉर्मूला से। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा उधर लिख देते हैं इसको, है ना। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब बताओ प्यारे बच्चे पूछा क्या है? क्या पूछा सवाल में? मोड मीन से, मोड जो है मीडियन से कितना ज्यादा है, ये तो पूछा है। मोड जो है वो यहां पे मोड माइनस मीन दिया है। ये किसी डेटा सेट का मोड उसके मीन से 17.7 अधिक है, ये है ना। मोड ऑफ डाटा सेट एक्सीड्स इस मीन बाई 17.7। फॉर्मूला क्या है? मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। पूछा मोड मीडियन से कितना ज्यादा है, ये तो पूछा है। मोड माइनस मीडियन सवाल में पूछा है, बताइए कैसे निकालेंगे। जब सवाल में मोड माइनस मीडियन पूछा है तो मीन की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना, केवल मीन को गायब करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है? मोड एक्सीड्स द मीडियन बाई, मोड मीडियन से कितना अधिक है, तो मीन की लंका लगा दो, है कि नहीं बच्चों। यहां कितना है, यहां कितना है? गलत बात है, सेम करो पहले तो यहां हम लोग क्या कर लेंगे? 2 से गुणा, क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ मीन आ गया मेरे भाई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या करो, क्या करो बेटा? जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को आप लोग जोड़ दो। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक तो लेफ्ट साइड में -2 इंटू मीन है, एक राइट साइड में -2 इंटू मीन है। क्या हुआ? खटाक और खटाक कट गया, बचा क्या? 2 मोड प्लस मोड 3 मोड, 2 मोड प्लस मोड 3 मोड बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 3 मीडियन को इधर ले जाओ, -3, वो तो राइट साइड में 3 मीडियन आता, लेफ्ट साइड में ले आया तो -3 मीडियन बराबर राइट साइड में क्या बचा फिर? 17.7 का दुगुना, यानी कि कितना? 35.4 बचा। बोलो किसी बालक को जरा सा भी डाउट आया उसमें? समझ में आया? 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 से दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिवाइड। तो मोड माइनस मीडियन कितना आ गया प्यारे बच्चे? 35.4 बटा का 3। अब बताओ कितनी बार जाएगा ये? 3 एकम 3 और ये 11.8 आ गया। ठीक है, क्या इस सवाल का आंसर है ना? गजब का सवाल। ठीक है भाई, तो ये स्टैटिक्स का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, और आपके पेपर में भी स्टैटिक्स के 1 या 2 सवाल जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से कमांड बना लीजिए इस चैप्टर पे। इसी के साथ आज के मॉक टेस्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है। 25 में से आपने कितने सवाल सही करे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपके 20 सवाल भी ठीक नहीं हो पा रहे इसमें से, तो आप इस साल का छोड़ो, अगले साल की ग्रुप डी पे फोकस करो। अगर आपने मेहनत करी है तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि आपका पेपर बढ़िया जाए, आपके पढ़ाई के मुताबिक आए। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।